हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग लेकर के आए हैं, आपको कुछ आवश्यक जानकारी देने वाले हैं जो हमारे जो एनटीए के द्वारा नीट 2024 की जो एग्ज़ाम कराने वाला है, उसने अपनी परीक्षा की डेट तो घोषित कर ही दी थी पहले ही 5 मई को, लेकिन उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है। ठीक है, तो हमारे वो विद्यार्थी, हमारे वो कैंडिडेट्स जो अपनी किस्मत नीट में आजमाना चाहते हैं या जो जिनका सपना है कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी एक सुनहरा मौका है। उनके लिए एनटीए ने एक जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, क्या है, neet.NEET.NTA.NIC.IN, इस पर आपको जाना होगा और वहाँ पर फार्म आपके उपलब्ध हैं। यानी नीट 2024 का एप्लीकेशन फार्म आ गया है। कहने का मतलब ये है, और ये फार्म कब रिलीज हुआ है? 9 फरवरी को। जी हाँ, 9 फरवरी के दिन एनटीए ने घोषणा कर दी है कि फार्म फिलअप किया जाएगा। तो 9 जनवरी से आपके फार्म फिलअप होने शुरू हो गए हैं और अंतिम डेट देखिए, नीट 2024 के आवेदन पत्र जारी कर दिए गए हैं कब? 9 फरवरी 2024 को। और ये कहाँ पर भरे जाएंगे? आप अपने किसी भी जनसेवा केंद्र पर या अपने मोबाइल पर या आप किसी भी इंटरनेट के जहाँ पर आपकी सुविधा हो वहाँ पर जाएं और आपकी जो वेबसाइट है NEET यानी neet.nta.nic.in पर अपना लॉगिन कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में नीट से जुड़ी कुछ खास संबंधी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है वो जानकारी हम लेकर के आए हैं। तो पहला शुरू करते हैं कि नीट का फार्म, तो सबसे पहले जान लीजिए कि नीट का फार्म अवेलेबल हो गया है, आप भरना शुरू कर दें। और क्योंकि लास्ट में आप लास्ट के दिनों में ना रहें, क्योंकि जब लास्ट में जाएंगे तो आपका जो है साइट सही नहीं चलती है, तो फार्म फिलअप होने में दिक्कत आ सकती है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि जो नीट की जो आपकी परीक्षा के जो फार्म भरे जाने वाले हैं, ये कई स्टेप में भरे जाते हैं, कई स्टेप में, तो एक दिन में भर नहीं जाएगा, इसलिए आपको कई स्टेप लगाने होंगे। तो इसके लिए आपको अभी से ही फॉर्म भरना शुरू कर दें आप। ठीक है, इसके लास्ट डेट कब है ये भी जानना आपको ज़रूरी है। तो नीट के आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह है 9 मार्च 2024 सायं 5 बजे। मतलब 1 महीने का समय दिया हुआ है। 1 महीने के समय रहते हुए आप अपने फार्म को पहले भरने की कोशिश करें, फिलअप कर दें। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या एडमिट कार्ड की बात बताई गई है। एडमिट कार्ड की तिथि घोषित नहीं है, लेकिन फिर आपको नेट पर बने रहेंगे, आपको बता दिया जाएगा। और एग्ज़ाम जो सबसे बेस्ट है, सबसे जानना है एग्ज़ाम डेट, वो एग्ज़ाम डेट आपकी हो रही है 5 मई को। ठीक है, 5 मई को आपका परीक्षा होना है। आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे जैसी ही कंडीशन क्यों ना हो, आपको 5 मई को एग्ज़ाम देना होगा। शाम मतलब दोपहर बाद 2 बजे से 5:20 तक, यानी 3 घंटे 20 मिनट तक आपका प्रश्न पत्र जारी रहेगा। ये 3 घंटे 20 मिनट का प्रश्न पत्र होता है और ये उसी एक ही दिन, पूरे भारत में एक ही दिन कंडक्ट कराई जाएगी। ध्यान रहे कि इस परीक्षा में भारत के ही नहीं बल्कि अन्य देश के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये कंपटीशन थोड़ा टफ होता जाता है। फिर हम अगले वीडियो, मतलब हम इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कौन कौन उम्मीदवार इसमें बैठ सकता है, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए, ताकि आपको किस फार्म भरते वक्त किसी की कठिनाई ना हो। तो पूरी जानकारी रखें, वरना आप फार्म भरने जाओगे, कोई चीज़ भूल जाओगे, फार्म आपका सबमिट नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। एक बार सबमिट नहीं हुआ तो दोबारा दिक्कत पड़ेगी। इसलिए हम आपको इस वीडियो में यही आगाह करना चाहते हैं कि आप फुल और फाइनल अपने फार्म को भरें और अपनी पढ़ाई को अंजाम दें। तो देखिए अगला क्या है, अगला इसमें क्या मेन पॉइंट होता है वो हम आपको बताएंगे। नीट का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा कब? 14 जून 2024 को घोषित कर दिया जाएगा। अब देखिए इसकी शैक्षिक योग्यता, कौन कौन लोग इसको फार्म भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, देखिए अगले में।
अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानक योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आपको देने के लिए, क्या क्या आप में होने चाहिए। तो राष्ट्रीयता पहला है भारतीय, आप भारत के हों, विदेश हो, विदेशी भी हो, NRI हो, PI हो, OCI हो, सभी के लिए आर्य है, ठीक है, सभी के लिए ये मौका है कि आप दे सकते हैं। दूसरा देखिए ये नीट 2024 में क्या क्या रखा गया है। उम्मीदवार की 31 दिसंबर 2024 को, ध्यान से समझ लीजिए, 31 दिसंबर 2024 को उसकी न्यूनतम आयु 17 वर्ष का होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। मेल और फीमेल में कोई एज में कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी जो मिनिमम एज है आपकी वो आपको 17 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। अपर एज तो है ही नहीं, अपर एज के बारे में कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आपकी अपर एज चाहे 17 हो, न्यूनतम 17 हो, अपर एज 18, 20, 22, 25, 50 जो भी है, तो लिमिट जो एज की लिमिट है वो केवल न्यूनतम में रखी गई है, अपर एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। तो न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, 17 वर्ष। इस बात को बहुत ही, ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए आप अंडर एज हैं और आपने किसी तरह से परीक्षा क्वालिफाई भी कर ली तो आपको सिलेक्शन नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए एज वाले इससे दूर रहो, 17 साल कम से कम हो जानी चाहिए, ठीक है। और अगर आपके हो गए हैं कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर दें। क्या योग्यता होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट या 10+2 पास हो, विद किसके साथ में हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ में आपको अंग्रेजी का भी सब्जेक्ट होना उसमें अनिवार्य है, या जूलॉजी बॉटनी के साथ साथ इंग्लिश भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो 10+ मतलब ये पास आउट जो होता है उसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 50% होना चाहिए, और जो आपके OBC हैं और SC ST हैं उनके लिए 40%। ये मार्क ऑब्टेंड होने चाहिए आपके किसमें, इंटरमीडिएट की परीक्षा में, ठीक है। तो अगर आपके या फिर देखिए आयु के लिए अपर एज सीमा निर्धारित नहीं है, मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपकी आयु संबंधित। अब आपका पैसा कैसा कटना चाहिए, सिलेबस कौन कौन से हैं, किस तरह से पूछा जाने वाला परीक्षा है, वो हम अगले में बता रहे हैं। देखिए जरा बने रहें। तो ये देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2024 की जो परीक्षा है वो किस मोड में होगी, ये इतना आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है, तो परीक्षा मोड जो होगा वो पेन और पेपर से होगा, अर्थात ऑफलाइन परीक्षा होगी, ठीक है। ऑफलाइन का परीक्षा का आप अर्थ तो समझ गए कि इसमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाएगा, ऑफलाइन परीक्षा होगी। आप पेपर में अपने जो उत्तर पुस्तिका होगी उसको आप नीले काले पेन से भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपका डॉट पेन होना चाहिए। कैसा, डॉट पेन। जल का प्रयोग, जल पेन नहीं करना है, ठीक है, जल पेन का प्रयोग नहीं करना है, केवल डॉट काली हो या नीली। ये तो वहाँ एग्जाम की बात होगी और शायद आपको एग्जाम में ये दिया जाए, आपको पेन ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको पेन दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा का मोड कैसा होगा, ये बात बहुत ही ध्यान में रखना है। तो परीक्षा मोड आपका होगा पेपर और पेन पर होगा, यानी ऑफलाइन परीक्षा होगी। दूसरा है परीक्षा की अवधि कितनी है, यानी समय कितना है। तो परीक्षा की अवधि यानी परीक्षा का जो समय है वह 3 घंटे 20 मिनट होगा। कितना, 3 घंटे 20 मिनट आपको परीक्षा देनी होगी, दोपहर में 2 बजे से 5:20 तक। दोपहर में परीक्षा कंडक्ट हो रही है तो ये 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, 2 PM से, और 5:20 तक यानी PM में ही शाम में आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ देखिए और बहुत अच्छी बात हो गई है इस समय कि जितने भी नीट ने एग्ज़ाम हॉल या एग्ज़ाम सेंटर बनाया है ये शायद आपके ही
डिस्ट्रिक्ट में रहें। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि अगर ये ऐसा बनता है और तो सरकार भी इसके लिए बड़ी ही जागरूक है। और भाई जो मेहनत हो रही है परीक्षार्थियों की, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर ट्रेवल करने में बड़ा ही मुश्किल का सामना करना पड़ता था। तो ये अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में हो रही है तो जान लीजिए बहुत बड़ा सुकून आपको मिल रहा है। ठीक है, ये अब तो लागू हो गया, पहले यहाँ पर ऐसा नहीं होता था। इन परीक्षाओं को लखनऊ या गोरखपुर या दूर दूर कंडक्ट कराया जाता था, इतनी क्षमता नहीं थी। लेकिन अब ये कोशिश किया जा रहा है कि हर जो कैंडिडेट है उसके ही ज़िले में उसकी परीक्षा हो। ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देखिए तो आपका ये हो गया परीक्षा अवधि, आप समझ गए कि दो बजे से 3 घंटे 20 मिनट होगा, और दोपहर में होगा 2 बजे से 5:20 तक चलेगी परीक्षा। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, परीक्षा प्रश्न की संख्या कितनी होगी, तो प्रश्न की संख्या तो होगी 200। कितने? 200। लेकिन उन 200 में से आपको केवल 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान रहे, जी हाँ सही सुना है, क्वेश्चन तो है 200, लेकिन 200 में से कितने करने हैं आपको? 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? ये बात ध्यान में रखना। अब किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, तो देखिए अब विषय खंड पर चलिए। अब विषय खंड समझना बहुत ज़रूरी है, वरना दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। हम इसका वीडियो जब परीक्षा होगी आपकी उसमें भी बनाएंगे, और परीक्षा साल कुछ आपको मॉडल पेपर भी तैयार करवाएंगे। तो लेकिन अब यहाँ से प्रक्रिया अब से शुरू हो रही है, इसलिए अब आप हमारे चैनल पर बने रहें और आप इससे ताज़ा तरीन जानकारी भी प्राप्त करते रहेंगे और आपको कुछ तैयारी भी करवाते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है भौतिक विज्ञान। पहला है भौतिक विज्ञान से लिया जाए। अब देखिए पहला है भौतिक विज्ञान, मान लीजिए पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा। तो भौतिक विज्ञान, अब भौतिक विज्ञान में क्या है, सभी जितने भी विषय हैं उसके 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। प्रश्नों को 2 खंडों में बांटा गया है। कौन कौन से? खंड आ और खंड बा। तो भौतिक विज्ञान के मान लीजिए है, तो इसमें भौतिक विज्ञान के खंड आ से कितने क्वेश्चन हैं? 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन इससे लिए गए हैं भौतिक विज्ञान से। ये आपको करना ही करना है, खंड आ के प्रत्येक क्वेश्चन को आपको करने हैं। तो 35 से हो गया, खंड आ के 35 क्वेश्चन। क्लियर? अब देखिए खंड बा में आपके 15 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का होगा। तो खंड बा का कितना है? 15 क्वेश्चन। अब 15 क्वेश्चन में से 10 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए यहां तो आपको खंड आ से 35 क्वेश्चन और खंड बा में है 15 क्वेश्चन, लेकिन 15 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट करने हैं आपको। अटेम्प्ट कितने करने हैं? 10 क्वेश्चन। तो 35 और 10 कितना हो जाएगा? 45 क्वेश्चन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसी प्रकार से रसायन विज्ञान का खंड आ से आपका 35 क्वेश्चन लिया जाएगा और खंड बा से 15 क्वेश्चन में से 10 आपको करना होगा। तो ये तो कुल करने होंगे 35 क्वेश्चन ये हो जाएगा, और 10 क्वेश्चन ये आपका केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से भी कितना हो जाएगा? 45 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान के 2 मोड हैं, एक है जंतु विज्ञान और दूसरा है पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। 2 आप कहते हैं। तो जंतु विज्ञान में भी वही खंड आ से 35 क्वेश्चन, खंड बा से आपके 15 क्वेश्चन, लेकिन करने हैं आपको 10 क्वेश्चन। तो 15 और 10 45 क्वेश्चन जंतु विज्ञान से हो जाएंगे। पादप यानी वनस्पति यानी बॉटनी से भी खंड आ से कितने हो जाएंगे? 35, और खंड बा से 15 में से कितने करने होंगे आपको? 10। ठीक है, तो 35 10 45। ये क्वेश्चन आपका होगा कितना? तो 45 दूना 90 और 90 90 यानी 90 और 90 180। कितना क्वेश्चन आया आपका? 180 क्वेश्चन। ठीक, समझ गए? अब देखिए आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि ये जो परीक्षा कंडक्ट हो रही है या माइनस मार्किंग में हो रही है। किसमें? माइनस मार्किंग। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका एक सही है, तो इसमें आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। कितने? 4 नंबर। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो -1 दिया जाएगा। -1 का मतलब क्या है कि -1 कर दिया जाएगा, यानी मूल में से 1 नंबर काट दिया जाएगा। जितने भी आप माइनस करेंगे उतने -1 आप जाएंगे। और फिर अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं,
तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन आपको छोड़ना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, और अगर आपने तुक्का मारा तो तुक्का में काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा परीक्षा की विषयवार किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं और किस तरह से आपको आंसर देने हैं। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं कि कितनी फीस है आपकी, किस तरह से आप अपने फॉर्म भरेंगे तो कितनी फीस आपको देनी होगी, फिर कहाँ पर देनी होगी, कैसे देनी होगी, और फिर आप कैसे और आगे का स्टेप करेंगे, क्या जानकारी होनी चाहिए। ठीक, अगला देखिए। देखिए क्या, अब आपको क्या सामग्री लेकर के जाना है, कहाँ, अपने किसी भी इंटरनेट जहाँ पर आपका ये फॉर्म फिलअप होने वाला है, किसी भी आप इंटरनेट सेंटर पर जाएंगे या किसी साइबर कैफ़े पर जाएंगे या किसी भी दुकान वाले के पास जाएंगे। देखिए ये मोबाइल से भरना काफ़ी कठिन हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को यही मतलब हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप किसी जनसेवा केंद्र पर ही, जो अच्छा जानकार हो, अच्छे जानकार जनसेवा केंद्र पर ही भरवाइए, क्योंकि अगर ये फार्म एक बार ख़राब हो जाता है तो दोबारा दिक्कत हो जाएगी। हालांकि उसमें आपके जो गलती हो जाएगी उसको सुधारने का मौका मिलता है, लेकिन अब ऐसे आप ना भरवा दें जो जानता ना हो, पहली बार भर, जो कई कैंडिडेट का भरा हो उसके पास भरवाएं, क्योंकि ये जो परीक्षा है ये बहुत ही पॉपुलर परीक्षा है और इसमें ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, तो अगर ख़राब हो जाएगा तो परीक्षा से आप वंचित हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जल्दबाजी मत करिए और जो चीज़ बता रहे हैं इसको आपको लेकर के जाना हो। क्या क्या देखिए, आवश्यक सामग्री क्या क्या है, आपको पहचान पत्र ले जाना है आपका, जो आपको आइडेंटिफाई करे कि हाँ हम ये है। उसके लिए आपको आधार कार्ड भी होना चाहिए, राशन कार्ड भी है, पासपोर्ट ये है, तो आपको एक इसमें से आपको लेकर के जाना होगा। ठीक है, ये आप ले जा सकते हैं। दूसरा देखिए, मतलब आपको लेकर जाना ही जाना है। अगला है माता पिता का नाम आपको जानना है, और माता पिता के नाम जो आपके सर्टिफिकेट में है यानी मार्कशीट में है, उस सर्टिफिकेट को लेकर के जाना ज़रूरी है। और ध्यान रहे स्पेलिंग में कहीं भी मिस्टेक ना हो। तो माता पिता का आपका नाम सही होना चाहिए, और आपकी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ हो उसमें अंकित हो, और आपका अस्थाई पता होना चाहिए। जहाँ पर आप जाते आते हो, मतलब व्यवहार पता ऐसा होना चाहिए कि वो सक्रिय हो। तो ये व्यवहार आपका मैंने ये सही हो। अगला है फ़ोटो देखिए आपके 2 प्रकार के होने चाहिए। ध्यान में रखना है कि आपको पुराने फ़ोटो नहीं ले जाने हैं, फ़ोटो आपके बिल्कुल नवीन होने चाहिए, नए होने चाहिए। फ़ोटो 2 प्रकार के होने चाहिए, एक है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, होना चाहिए, एक आपका पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। दोनों प्रकार के फ़ोटो होने चाहिए। ठीक है, ये पासपोर्ट साइज़ का ये पोस्ट कार्ड साइज़ का जो फ़ोटो है, इसको आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी ले जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर इसको एक फाइल आती है जहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन होगा, वहाँ पर इसको चस्पा कर दिया जाता है, यानी उसको चिपका दिया जाएगा। तो इसको लेकर के जाना है। फिर आपको हस्ताक्षर करने हैं, जैसे आप हस्ताक्षर करते हैं, अपना साइन बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना होगा। और ध्यान रहे जो हस्ताक्षर आप यहाँ करेंगे, यही हस्ताक्षर आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी करना होगा। तो सेम आपका ध्यान में रहे कि आपको किस तरह से करना है। फिर आपके अंगूठे, बाएं हाथ के अंगूठे का भी प्रिंट लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट। बाएं हाथ के अंगूठे का फिंगर प्रिंटिंग होना चाहिए, इसको भी स्कैन किया जाएगा और उसको फॉर्म में फिलअप किया जाएगा। ध्यान रहे आपको मार्कशीट की एक फ़ोटो प्रतिलिप आपको जहां फॉर्म भरवा रहे हैं वहां लेकर जाए, कॉपी पर लिखे ना, क्योंकि लिखने में मिस्टेक हो सकता है। तो इसलिए अपनी मार्कशीट की एक छवि लेकर के जाएं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर SC ST OBC के या हैंडीकैप है, तो अगर इस तरह से कोई अभ्यर्थी है तो उसके लिए भी उसका जो है सर्टिफिकेट लगना ज़रूरी है। जैसे SC ST OBC है तो इनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई हैंडीकैप है, विकलांग है, तो विकलांग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वरना
कहने से नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको जो परसेंटेज वाइज जो कट ऑफ मिलता है वो नहीं मिलेगा, उसका चांस आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान में रखना है कि SC ST OBC की जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको भी ले जाए। अगर शायद आपसे पूछा जाए इनकम सर्टिफिकेट, तो यानी आय प्रमाण पत्र, तो वो भी लगवाएं। और इन सभी के साथ में आप लेकर के जाएंगे और आप फार्म भरें, और फार्म भरने के बाद में आप खूब मेहनत से तैयारी करें। देखिए यहाँ पर फीस भी आपको बता दिया जाए। जो आपके कैंडिडेट हैं SC ST OBC के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फीस जो है 1700 है। 1700 आपकी फीस है, ठीक है। और जो SC ST की जो फीस है वह है 1000, ठीक है। और जो विदेशों में अपना मतलब जो जिसकी एग्ज़ाम सेंटर विदेश में बन रहा है उसमें 9500 उसकी फ़ीस है। हाँ, उसकी फ़ीस है 9500। तो ये जो फीस है ये फॉरेन के लिए है, फॉरेन जो एग्जामिनेशन चाहेगा उसके लिए है, ठीक है। बाकी 1700 रुपये आपके हैं जनरल कैंडिडेट के, और OBC के, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है, जनरल के लिए, और OBC के लिए है, और SC ST के लिए आपके 1000 रुपये है, ठीक है। ये आपकी फ़ीस हुई। तो हम ये आशा करते हैं कि आपको ये सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब आप मेहनत करें। अब आपके बस की सिर्फ एक ही चीज़ है, खूब मेहनत करना, खूब मेहनत करें और आप अपनी परीक्षा में आगे बढ़ें। और हम यही दुआ करते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन 2024 में हो जाए। जय हिंद, जय भारत।